के अंदर आपने 8 बैंड लेना है 9 में से, यानी आपने आइल्स को अच्छे नंबरों में पास करना है। तो इसके लिए हमने आज बड़े एक्सपर्ट इंजीनियर मलक शियाज साहब हैं जिनको हमने इनवाइट किया। इनका 6-7 साल से तजर्बा है, लाहौर में ये तैयारी करवाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग भी करवाते हैं ये आइल्स की, कई मुल्कों में ये करवा रहे हैं, अब्रॉड, मिडल ईस्ट और यूरोप के अंदर। और फिर कई स्टूडेंट्स इनसे जो है ना ये रहनुमाई ले चुके हैं आइल्स स्पीकिंग के अंदर, और माशाल्लाह इन्होंने ये अच्छे डिबेटर भी हैं, स्पीकर भी ये अच्छे हैं, और ये मुल्क से बाहर भी ज़ाहिर वो कोचिंग कर रहे हैं। लाहौर में तो ये फेस टू फेस फिजिकल कोचिंग भी करते हैं, और अगर किसी को आइल्स के अंदर प्रॉब्लम हो या इशू हो तो इनसे, इनका नंबर भी मैं इंशाल्लाह आखिर में शेयर कर दूंगा, तो आप इनसे डायरेक्ट डिस्कस भी कर सकते हैं अपने इश्यूज। और अब जो है ये OA लेवल को भी वैसे पढ़ाते हैं, OA लेवल को पढ़ा रहे हैं, ये बिजनेस के सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, मैथ स्पेशली भी पढ़ाते हैं, और फिर इन्होंने MBA माशाल्लाह किया हुआ है, और इसके साथ ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं। तो thank you very much Malik Saab for joining this session. It's very important and I'm really happy and a big motivation to have you in this session. और इंशाल्लाह मैं भी खुद भी सीखूंगा और हमारे ऑडियंस भी इंशाल्लाह इससे सीखेंगे। तो मलिक साहब आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप क्या थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, आइल्स स्पीकिंग के हवाले से, एग्जामिनेशन के हवाले से, और किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप एक्सपर्ट बन गए आइल्स स्पीकिंग प्रिपरेशन के हवाले से, आपने एक्सपर्टीज हासिल की। और ये जी हबीब साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर लिसनर्स। तो हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच टू इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो हबीब साहब, सबसे पहले तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, मैं इससे पहले कि इंट्रोडक्शन कराऊं तो लेट्स रिमेन ऑन आइल्स पे, वर्ड पे ज़रा हम कंसंट्रेट कर लें। दैट इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ IELTS, दैट इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो हबीब साहब, ये बेसिकली इसकी 2 टाइप्स हैं। एक हम जिसे कहते हैं जनरल आइल्ट्स है, एक एकेडमिक है। एकेडमिक इज रिक्वायर्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज, और ये जो आपका जनरल आइल्ट्स है ये इमिग्रेशन के लिए चाहिए। ये थोड़ा सा आइल्ट्स का इंट्रोडक्शन कराने के बाद नाउ वी गो डिग इनटू डीप कि हम आइल्ट्स के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, सॉरी 3 पार्ट्स हैं बेसिकली, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अभी साहब, आइल्ट्स की 2 टाइप्स हैं, अब एकेडमिक है और आपका सेकंड जो जनरल है। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होगा कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइल्ट्स एकेडमिक एंड आइल्ट्स जनरल। तो आइल्ट्स एकेडमिक, जैसे कि नाम से जाहिर है, इट इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू गो अब्रॉड फॉर देयर हायर स्टडीज एंड एजुकेशन, तो उनके लिए है आइल्ट्स एकेडमिक। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड आइल्ट्स, जो वो है जी आपके पास आइल्ट्स जनरल। दीप साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आइल्ट्स जनरल के अंदर आ रहे हैं जो इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए खास तौर पे ये है। तो इसमें खास तौर पे अभी कनाडा, मेरे पास काफी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से लाहौर से जा तो कनाडा की तो टारगेट कर रहे हैं, या इवन कनाडा में भी हैं और वो आइल्ट्स देना चाह रहे हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया और UK के अंदर वो देना चाह रहे हैं आइल्ट्स। तो मेरे पास ये और एक बहुत बड़ी तादाद में मिडल ईस्ट, सऊदी अरब और दुबई, और यहाँ से खास तौर पे जो वो लोग प्लान कर रहे हैं आगे इमिग्रेशन कराने का, तो फॉर देम दिस इज आइल्ट्स जनरल। अब हबीब साहब, नाउ द क्वेश्चन राइज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एंड जनरल। तो इसमें बेसिकली जिस तरह मैंने कहा कि 3 पार्ट हैं बेसिकली, इसमें 4 मॉड्यूल हैं, सॉरी 4 मॉड्यूल हैं। फर्स्ट वन इज योर आइल्ट्स स्पीकिंग, सेकंड वन इज योर आइल्ट्स लिसनिंग, थर्ड वन इज योर आइल्ट्स राइटिंग, एंड फोर्थ वन इज आइल्ट्स रीडिंग। तीसरा, अगर मैं थोड़ा सा अपने सुनने वालों की आसानी के लिए, ताकि वो चीजों को कर सकें, अगर मैं थोड़ी सी इसका कैमरा की हेल्प लेना चाहूं तो डू लेट मी नो जी, इज द कैमरा क्लियर टू यू, कैन यू सी दैट? नहीं, अभी तक तो नहीं है जी। सर एक मिनट। जी मलिक साहब, we just want to discuss something on his notebook, so he is adjusting his camera, and also maybe due to some error he just left mistakenly, and he will again join inshallah. So just wait for him please. जी मलिक साहब have joined, so जी अभी तो अब आ रहा है कैमरा, सही आ रहा है प्रॉपर? नो, इट्स विजिबल, या ओके।
अच्छा, हम बात कर रहे थे, जो लास्ट बात हो रही थी कि आइल्स की अपने सुनने वालों के लिए, खास तौर पे ये जो हमारे नए सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराने के लिए, कि एक नो हाउ देने के लिए, व्हाट एक्चुअली आइल्स इज, दिस इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट, कि भाई इसमें एक आपके पास है एकेडमिक, राइट, एंड द सेकंड वन इज दैट इज नोन एज जनरल। अब थोड़ा सा बताते चलें जी, एकेडमिक उन लोगों के लिए, आइल्स एकेडमिक दे पीपल नीड हु वांट टू गो अब्रॉड फॉर देयर हायर स्टडीज। अब बात आ जाती है आइल्स जनरल। नाउ who need IELTS general, that is the requirement for the people who want to go especially for immigration। और मेरे काफी स्टूडेंट्स की जो बड़ी तादाद ये जो मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब और दुबई से हमें ज्वाइन करती है, तो उसमें ज्यादातर लोग टारगेट कर रहे हैं IELTS जनरल को। अगर हम पाकिस्तान से बात करें तो IELTS एकेडमिक खास तौर पे वो लोग आ रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की है जो वांट टू गो अब्रॉड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इवन के यूएसए। अभी लास्ट वीक मेरा स्टूडेंट है, ही गॉट 8 बैंड्स, वो यूएसए जा रहे थे, तो उधर की भी बड़ी एक तादाद है, बिकॉज ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे रिक्वायर आइल्ट्स एकेडमिक। ओके, अब आइल्ट्स जनरल, आज क्योंकि आइल्ट्स जनरल की बात करें तो बेसिकली इसमें 4 मॉड्यूल हैं, क्योंकि हमने पहले जिस तरह तय किया था सेशन से पहले कि एक सेशन में और ये आधे घंटे के अंदर तो मेरे लिए आइल्ट्स पूरा कवर करना दैट इज ऑलमोस्ट सेकंड टू इम्पॉसिबल, तो हम आज एक मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे। अब मैं उसमें से मॉड्यूल्स पहले थोड़ा बता दूं। वन इज नोन एज listening, one is your listening, second one that is known as, आपके पास है जी listening के बाद that is reading, third one that is known as writing, and अभी सब the last one that is, वो आपके पास writing के बाद आता है that is speaking। तो अभी सब ये बेसिकली आपके पास 4 मॉड्यूल्स हैं आइल्ट्स के। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर रहते हुए कि जी आज सेम दोनों आइल्ट्स एकेडमिक में और जनरल में सेम क्या है। योर दिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज एब्सोल्युटली सेम। मैं दोनों आइल्ट्स की बात करूं एकेडमिक और जनरल में, आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। अब डिफरेंस आ जाता है रीडिंग में और राइटिंग में। ये राइटिंग में मेरे ख्याल डबल टी आपसे गलती से लिखा गया है, 1 टी है मेरे ख्याल। जी 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 बस ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, राइटिंग, यस। अब हमारे पास 2 हैं जी, एक है लिसनिंग एंड सेकंड वन इज स्पीकिंग। ये हमारे पास दोनों एग्जैक्टली सेम है। आपका रीडिंग और राइटिंग जो है आपका, ये दोनों का डिफरेंट है। आज हमने जो सेशन पूरा ये किया है, तरतीब दी है, दैट इज फॉर ओनली फॉर आइल्ट्स स्पीकिंग। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम आइल्ट्स स्पीकिंग को इस पूरे सेशन के अंदर कवर करें। अभी सब आइल्ट्स स्पीकिंग की हम बात करें तो आइल्ट्स स्पीकिंग के अंदर हमारे पास बेसिकली 3 सेक्शन है। आइल्ट्स स्पीकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। वन, जिसको फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं दैट इज इंट्रोडक्टरी सेक्शन, या इंट्रोडक्शन आप ले लें सर जी। एंड द सेकंड वन इज, ये आपके पास है बेसिकली भी सर, आपने एक टॉपिक पे बोलना है, लेट्स गिव इट अ नेम ऑफ स्पीकिंग ना। सेकंड में आपने बेसिकली आपने स्पीक करना है, या अदर वर्ड्स आप कहें आपने स्पीच करनी है, इट्स समथिंग लाइक दैट, आपने एक दूसरे सेशन के अंदर ना। और थर्ड वन ये होता है फिर फॉलो अप क्वेश्चन, जो आपको टॉपिक दिया गया होता है आप उसको, अगर हम सेकंड वाले को इसको बेसिकली हम टॉपिक पे कहीं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बेसिकली आपको टॉपिक दिया जाता है जिसपे आपने बोलना होता है। एंड दैट इज अगेन फॉर 2 मिनट्स। मैं इस पे तरतीब में आएंगे वापस इसके ऊपर। तीनों को आज हम डिटेल से बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो लेट मी गेट बैक टू यू। फिर हम आपके साथ कोई स्क्रीन शेयर करेंगे, वहां से कुछ चीजें शेयर करेंगे। तो अभी साहब मुझे जरा काइंडली बता दीजिएगा जी, आई वांट टू स्विच ऑफ द कैमरा। तो क्या कैमरा स्विच ऑफ हो गया है, ये जरा काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। अभी आपकी कॉपी नोट जी अब हो गया, बिल्कुल ओके जी। अब हम वापस आके जी बात करेंगे, जिस तरह अभी हमने बात की थी आइल्ट्स स्पीकिंग के अंदर। फर्स्ट सेशन जो है आपका बेसिकली वो है इंट्रोडक्शन के बारे में, कि द मोमेंट यू एंटर्ड। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने सुनने वालों को ये भी बताता चलूं जी, लेट्स सपोज आपका डेट आ गई है आइल्ट्स की, लेट्स सपोज कल है आपका स्पीकिंग। अब इसके अंदर क्या होगा जी, आपको बता दिया जाएगा आप इतने बजे पहुंच जाए। वैसे तो बेसिकली ये ऑनलाइन, अच्छा मैं इसमें ये भी बात बताता चलूं, ये ऑनलाइन भी है और आप फिजिकल देना चाहिए। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आप जाते हैं and then you enter into the room, there's a big screen like you're sitting in front of a laptop, और आपके जो होगा आपका एग्जामिनर होगा वो भी ऑनलाइन आपके साथ होगा। तो there's another one कि ये ऑनलाइन होता है, लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि ऑनलाइन में फिर आपको बाकी 3 मॉड्यूल भी ऑनलाइन देने पड़ते हैं, और फिर आपका ये जो
इसका बड़ा बेनिफिट खास तौर पे उन लोगों के लिए होता है जिनको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, विद इन 2-3 वर्किंग डेज आपके पास रिजल्ट आ जाता है, विद इन 3 वर्किंग डेज। तो अभी तो ये उसमें बड़ा एक बेनिफिट है। इफ यू वांट टू गो टू द IELTS, अगर आप ये कहते हैं जी मैंने देना है ऑनलाइन, ऑनलाइन में डेफिनेटली फिर वो जो राइटिंग होगा देन दैट यू आल्सो हैव टू राइट डाउन। आपकी अगर वो स्पीड अच्छी है, आपके पास अगर तो कंप्यूटर से यूज टू है तो फिर तो इशू नहीं है उसके लिए, लेकिन जिन लोगों को यूज टू नहीं है उनके लिए जरा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एडवाइस की जाती है कि आप जरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। बट कमिंग बैक टू द IELTS स्पीकिंग, खास तौर पे अब आप दे रहे हैं लेट्स सपोज ऑनलाइन, तो आपके सामने फिजिकल बंदा नहीं होगा, बल्कि स्क्रीन में आपको एग्जामिनर आपके सामने होगा एंड ही विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि कोई खास फर्क पड़ता नहीं है कि फिजिकल बंदा बैठा है या फिजिकल बंदा नहीं बैठा है या ऑनलाइन बैठा है, बिकॉज अगर आपकी तैयारी है तो वेल एंड गुड, और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो यू विल स्ट्रगल बोथ वेज, एंड इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड दैट्स नॉट अ बिग डील, वो जिस तरह मर्जी हो तो यू विल बी एबल टू कोप विद इट। अब अभी सब पहली बात करते हैं, हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन सेक्शन है, फिर हमारे पास वो टॉपिक पे जिसमें आपने बोलना है, थर्ड इज फॉलो अप क्वेश्चंस है उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा इंट्रोडक्शन टॉपिक में सबसे पहले नबी साहब से ये एडवाइस किया जाता है कि आपने अपनी जो भी आईडी है, इज दैट आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी आपने नॉमिनेट किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, यू मस्ट टेक विद दिस। उसमें वो आपका बेसिकली वो चेक कर लेंगे। नॉर्मली अगर पाकिस्तान में यहाँ पे तो नॉर्मली लोग आईडी कार्ड लेके जाते हैं, बट वेयर एवर एंड व्हाट इज एप्लीकेबल वो आपको पहले बता देते हैं, इट्स आईडी कार्ड और पासपोर्ट एंड व्हाट एवर इट इज। तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपके पास अपनी चीज होनी चाहिए। अब अभी साहब उसने थोड़ा सा आपसे नाम शाम पूछ लिया, उसके बाद आपने वो आईडी चेक कर ली, अब आपका सेशन पहला सेशन स्टार्ट हो, इंट्रोडक्शन। अब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही कैन आस्क यू, ही कैन टॉक टू यू अकॉर्डिंग टू योर होम टाउन, अकॉर्डिंग टू योर वर्क और स्टडी, about your home accommodation, what's about your home country, how you spend your time with others. He may talk about pets and animals, वो headphone के ऊपर बात कर सकता है। तो अभी सब now I will advise you, can you share the screen? तो आप जरा पेज नंबर 175 पे आ जाए, जरा हमारे सुनने वालों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जी जी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, अभी पेज नंबर 175। अगर आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो मेरा ख्याल है वो सुनने वाले बड़ी आसानी से वो बात समझ जाएंगे। जी जी बिल्कुल शेयर कर दी मैंने। ये तो राइट नाउ वी ऑन पेज 175, या दिस इज स्पीकिंग पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन, नॉर्मली ये क्वेश्चंस होते हैं। सर कैन यू मूव फॉरवर्ड? जी जी 1 पेज फॉरवर्ड, या कैन यू मूव फॉरवर्ड 1 मोर पेज फॉरवर्ड? Yes. This is the first set of question asked to almost, first of all, he will be asking you that, may I know your full name? How may I address you? So may I know your full name? So you have to tell your full name. And how may I address you? You can tell you that, okay, sir, you can address me like Shujat, like Malik, like Khan, whatever it is. Then he will saying you, may I see your ID? That will be your passport or ID card, whatever it is, you have to show that. Then he will say, where do you come from? These are normally the questions which are asked from almost every student. And may I know your full name? How may I address you? May I see your ID? Where do you come from? I come from dash, a small town between dash, and whatever you want to say like that. Now, after asking these 3-4 questions in the part 1, introduction part, he will select one topic. Let's suppose we'll talk about, now he has selected a topic, work or studies, or let's suppose he's talking about home or accommodation. Let's suppose he's talking about hometown. Okay, let's suppose if we talk about hometown, now what side of question he can ask? Okay, what's the name of your hometown? Now you can say anything, whatever you like. I am from dash, which is a small but beautiful town between dash and dash. Is it a big city or a small place? Now this will be a question. It is a town with a population of about 1.5 lakhs. It is on the national highway. Okay, please describe your hometown a little. Now you have to be very careful. Now what the people mostly make a mistake. Now here I want to add one thing. The most important thing is, if I ask you, please describe your hometown a little, you can say, my hometown is beautiful. It is not that big. I like it. If you're using those simple words, vocabulary will not be of high level. Don't expect that you'll get a very good bands. You'll get something around 7, 7.5, 8, or even 6.5 band will become very difficult for you if you will not be using a high vocabulary word. So here I want to suggest to all the audience,
who want to appear in the IELTS and want to get something above 7, 7.5 or 8 they're looking for, please right from today make a list of one vocabulary words. Wherever you find a good fancy word with a little difficult word, you're learning it for the first time, write down that word, write down the meaning, and then try to use it into your conversation, so that when you'll be sitting in your IELTS speaking, it will become so easy for you. You will not be using all those simple words. So it is very important that you should make a list of those IELTS vocabulary words. So let's suppose I ask you, okay, describe your hometown a little. Then you can go, my hometown is a very beautiful. All facilities are available here. There are good educational facilities, good hospitals, good job opportunities, and already good shopping center. So you can use these sort of little good words. Is, MR, and doing all simple words. May that be good enough to answer your question, but let me tell you, that will not be good enough to bring a good band. So it's important that you should be using a good word. Let's suppose if there's a question, are there any tourist attractions in your hometown? Yes, there are 2 grand mosques dedicated to one of those 2 very highly ranked Muslim scholars who were born in this city. So these 2 grand mosques, they are dedicated to them. So you can just give that example, and you have to just make sure that you're using a high vocabulary word. So this is something like that. Now let's moving forward is maybe asking, spending time with others. Okay, do you like talking with people? Now you can very easily you can answer, yes, I like talking with people, and then you stop. Yes, no answers are there. They are not wrong, but they are not good enough for getting a good band. For getting a band about 7 and 7.5 and 8, it is very important that whenever any question asked to you, just take it. This is an opportunity. Now I have to show a high range of vocabulary words. Take every question as an opportunity. And let me tell you, that men will only be able to make best use of that opportunity who have already prepared a one very good words, fancy words list, high vocabulary words, little difficult words. He should pronounce them properly. He should use them very well. So take every question as an opportunity. Let me tell you, in the first session, that will last not more than 3 to 4 minutes, or hardly 5 or 4 minutes. And I don't think you will be lucky enough to get more than 4 questions. So every question is actually an opportunity. So just take in that way. So Habib sir, with this we will conclude our first part, that is introduction. Habib sir, you want to ask any question, anything from this introduction part? You would like to ask anything, or should we move on to the second part? अच्छा, मुझसे एक क्वेश्चन है, वैसे एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसको कैसे इंप्रूव किया जाए इस एरिया में? क्या ये इंपॉर्टेंट होगी इसमें? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आपने एक्सेंट की बात की. मैं फिर क्योंकि आज हम IELTS स्पीकिंग पे सेशन करें, लेट मी रिलेट दिस थिंग विद IELTS लिसनिंग एज वेल. अगर आपका अपना एक्सेंट अच्छा नहीं है, या आप अच्छा एक्सेंट सुना नहीं हुआ, क्योंकि व्हेन यू आर अपीयरिंग इन द टेस्ट फॉर IELTS लिसनिंग, तो जब वो जो टेप चलेगी भी सब, वो तो फिर एक्सेंट जो होगा बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा. और अगर आपका अपना ही एक्सेंट बहुत खराब है और आपको उसकी समझ ही नहीं आ रही, तो आई थिंक तो IELTS लिसनिंग आपके लिए बड़ा मिजरेबल हो जाएगा. हालांकि IELTS लिसनिंग, इफ यू कंपेयर ऑल दीज 4 मॉड्यूल्स, तो IELTS लिसनिंग मेरा ख्याल है काफी एक अच्छा मॉड्यूल, अच्छा स्कोर के लिए कंपैरेटिवली इजी समझा जाता है. सो आई थिंक आई विल एडवाइज यू टू लिसन द इंग्लिश मूवीज, या फिर दूसरी मैं एडवाइस करूंगा आप जाके बाजार से जरूर परचेज करें. ये IELTS की इनकी बुक्स हैं, IELTS 17 तक आ रही हैं गालिबन बुक्स ये, तो आप जरूर जाके वो बुक परचेज करें. उसके साथ आपको एक प्रॉपर CD मिलेगी. IELTS स्पीकिंग वाले जो लिसनिंग में है वो ऑडियोज बार बार सुने. अगर आपने नहीं भी परचेज करनी तो यू कैन सी इट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन अवेलेबल ना. आप 17 बुक्स IELTS की लिखें जी, IELTS 17 बुक्स, और वो नंबर 16, 17 डाउनलोड करें. उसकी IELTS स्पीकिंग की मॉड्यूल्स भी आपको साथ मिल जाएंगी. इवन यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई हैं वो चीजें. तो ट्राई टू लिसन देम एज मच एज पॉसिबल. और दूसरी उसके मैं एडवाइस करूंगा साथ ही लिसनिंग के अंदर कि एक मैप का बड़ा प्रॉब्लम होता है. थोड़ी सी बात रेलेवेंट है इसलिए, लेकिन मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं इसके अंदर कि IELTS मैप, व्हेनेवर यू आर ट्रेवलिंग, टू ट्राई टू यूज द गूगल मैप. तो गूगल मैप आप यूज करेंगे, उसमें फायदा फिर ये हो जाता है कि वो आपको बता देता है, ओके जी, to take the exit from the, take the second exit on the roundabout, take the third exit. आप अगर वो चीजें कर रहे हैं तो थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी. तो आई विल एडवाइज यू कि आप गूगल मैप्स जरूर सुने. मैप से रिलेटेड IELTS लिसनिंग के अंदर
5 to 6 या 4 to 5 questions definitely होते हैं. Take the first right, go left and then take the second right. तो वो उसके लिए आपको बड़ी आसानी हो जाएगी. So there's another tip for you कि जी IELTS listening के लिए आप जरूर गूगल मैप्स को जो है आप जहां भी ट्रेवल कर रहे हैं वैसे ही मोबाइल पे गूगल मैप्स लगा के तो देखें कि व्हाट इज सेइंग, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. प्रोनाउंसिएशन की आपने बात की, दैट्स सो इम्पोर्टेंट. पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल. आप इंग्लिश मूवीज सुने एज मच एज पॉसिबल. और दूसरी बात कि मैंने कहा कि इस तरह IELTS स्पीकिंग का IELTS लिसनिंग का वो टेप्स चलती हैं, वो टेप को बार बार सुने, अपने आप को यूज टू करेंगे. व्हेन यू सिटिंग इन द एक्चुअल पेपर, तो वो जब वो टेप चलेगी तो दैट इज नॉट समथिंग विद व्हिच यू आर नॉट फेमिलियर विद, तो आप पहले से चीजों से फेमिलियर होंगे. So with this, I think we conclude the introductory topic of IELTS speaking. Now, second topic, second part of our IELTS speaking, that is going to be one topic will be given to you, and then there will be 1 minute. They will give you a piece of paper and a pencil along with you, and they give you a 1 minute to thoroughly think about that topic, right? Then for the next 2 minutes, you have to speak on that topic. तो हबीब साहब ये मिल मिला के तकरीबन 3 मिनट्स का टाइम बन जाता है, जिसमें 1 मिनट आपने टॉपिक के बारे में खुद सोच के खुद लिख लेना है. अगले 2 मिनट आपने टॉपिक पे बोलना है. अब मैं आपको लेके चलूंगा. हबीब साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट्स कैन वी गो टू दैट बुक अगेन, और अगर आप उसको काइंडली लेके जाएं तो कैन वी मूव ऑन टू पेज नंबर 5 हबीब साहब. जी, इसमें लिस्ट ऑफ बुक्स शॉप्स है. सॉरी, पेज नंबर 12 पे जाइएगा सर, पेज नंबर 12 पे. जी जी, डिस्क्राइब अ पर्सन हु इम्प्रेस यू. ओके, अभी तक अब ये आपका क्वेश्चन होगा, जस्ट गिव यू क्यू कार्ड भी हम कहते हैं कि डिस्क्राइब अ पर्सन हु इम्प्रेस यू द मोस्ट व्हेन यू वर इन प्राइमरी स्कूल. दिस इज अ टॉपिक, राइट? Describe a person who impressed you the most when you were in primary school. प्लीज अब आप जरा ऊपर जो है थोड़ा सेक्शन इसको काइंडली जरा करेंगे, थोड़ा जूम आउट करेंगे. मैं पहले से देखना बस इधर ही ये खास अब 4 पॉइंट लिखेंगे, थोड़ा सा आप और से थोड़ा साइज बड़ा कर दीजिएगा. Yes, I think this is good enough. Now you should say, yes, exactly. These are the 4 points they will be written. The cue card which will be given to you, on the cue card this is written. Describe a person who impressed you the most when you were in primary school. Niche, you should say, the first thing what you will say, who he or she is, who that person is. Second point, you have to say how you knew him or her. Third point, you will say why she impressed you the most. And the last point is, and how you feel about him, her. Now, Habib Sahab, now 1 minute has been given to you. Just think about that. Let me tell you the best way to do 1 minute in that is, because you can't miss these 4 points. If there's a 120 second, if you divide on these 4, I think the first 2-3 points you can't speak more than 5, 8, 10 seconds, because who she is dash, he is dash. So I will advise you to add 1 or 2 sentences more to that one. Try to make it at least 30 seconds or 15, 20 seconds on each point. Now you can see, who he, she is. You can't speak more than 10 seconds or 15 seconds. He is Mr. She is Mrs. Dash. So what you can speak. Let's move on to second point. How you knew him or her. You can just tell him, I knew her right from my childhood. Yeah, I knew her when I was dash years old. You can again speak. I want to say that you can again speak 2 sentences hardly. You can't take it away for more than 10 seconds. Huh? When third point comes, why he, she impressed you the most. Now, this is something extraordinary. Now you can open up. You can speak as much as you can. Why he, she impressed you. This is where you can, let's suppose she taught me the importance of humility, the punctuality. Even if I was late by 5 minutes, I was not allowed to attend the class. Being a few minutes late on time, I'm actually early for every appointment. Another thing that I liked about her, she was strict. She was also very friendly talk. She was more than a teacher to me in this regard. You can just take it along. No? You can extend it. Because if you ask me, I can speak more than 30 seconds on this one line. And moving on the last line, how you feel about her.
how you feel, and instead of providing solution, she would ask me to think what the best action in that scenario would be. Let me tell you, I'm just the same person. I'm talking about a teacher. Because of this, I am independent today, and I'm confident of taking decisions without second guessing myself. I have the utmost respect for her, and along with that, there's a feeling of guilt because I feel I would never be able to pay her back for all that she did for me. So you can go ahead, because I'm just trying to make the point of first who she is. You can't speak for 30 seconds for that. Who she is Mrs. Dash. He is Mr. Dash. She was my teacher. How you knew him? She was my teacher. I knew her when I was in 2 class. Now you can't extend that, but you see point number 3 and point number 4. They are open-ended question. And the second thing is, if you stop speaking before 2 minutes, that will, let me tell you, that will put a very, very bad impression on your teacher. So if you, let's suppose if I stop after 1.5 minutes, and examiner is saying, okay, go ahead, and you say, no, yeah, I'm finished. Let me tell you, don't expect that you will get even more than a 6 band. Even a 6 band will become a difficult one for you. So to get a good band, try to speak, try to divide those 2 minutes, 1 minute for thinking. For thinking, the card will be there. Try to write down one or couple of points in front of those points, because that paper is your property. Now you can write on that. And on point number 3 and 4, and especially on 4, try to speak as much as you can, because after that, once you will say thank you very much, then you can stop, and then you can say that I have did a good job. So that is so important. Let's suppose if we going to discuss now a couple of topics for our listeners. Okay, if I just remain to the first topic, because that is there in front of your screen, I think that will be better. Describe a person who impressed you the most when you were in primary school. You should say who she is. Now, let's suppose I want to say I was considered a very naughty kid in my childhood. I was intelligent, but I used to never study at home. In fact, I would spend all my day playing sports or video games. So my mother made me join extra classes after school with a home tutor nearby. And her name was Mrs. Anne, Mrs. Jasmine, Mrs. Rose, whatever you can name it. If you go ahead now, she is the person. Now I just want to tell you, just addressing the first and second point. The first point was who she is and how you knew her. She is the person who impressed me the most during my childhood. In fact, I believe it is because of her that I might be able to fulfill my dream of going abroad. First, she developed my interest in studies. Before her, I used to consider studies as something boring. I only studied before exams rather than asking me to memorize things. She made me understand the concept behind things. The teachers at my school were also good, but due to the burden of covering the vast syllabus and shortage of time, they found it hard to cover everything in detail. She covered everything in detail, but studies were not only reason why she left such a big imprint on me. Now look at this word, big imprint. You can use a big impression, imprint, a big impact. All these are the high vocabulary words. So which will help you to bring a very good band as far as your vocabulary is concerned. Let me tell you, vocabulary has its importance on bringing some good IELTS bands. So you must be learning some new English words. You must know how I have to put those English words. So this is how you can speak. I hope so you have properly understood how to speak, especially the 3 topics, the subtopics you have to cover. Because your main topic, that was describe a person who impressed you the most when you were in primary school. What you should say, who she is, why you knew her, how you knew her, and why she impressed you the most, and how you feel about him. So these are the 4 points you have to cover. If there's a good vocabulary word, you are a bit fluent, try to speak English as much as you can. Wherever you find an opportunity, try to speak the English. And let me tell you, to bring a very good bands is not a big deal. So with this, we come to the end of the second part of this IELTS speaking. That was a topic. Now we are moving towards the third part. That is the follow-up questions. What sort of follow-up question they will be asking you? Normally, they will be asking the follow-up question on the topic that you did. You spoke for 2 minutes in the second part. The follow-up question will be related to that topic. Now, let's suppose first follow-up question from this topic we talk about, that will become, why do people always miss their childhood? I think it's because it is the only time when we are free of worries, tensions, and stress. The question is, why do people always miss? Because
People miss their childhood because that's the only time when you're free of worries, the tension, stress. We know that our parents would take care of our problems. मैं आपकी बात करना चाह रहा हूँ, ये कौन सा पेज है? पेज की बात कर रहे हैं या मैंने भी शेयर कर दूं स्क्रीन? पेज नंबर 13 अगर अभी साहब काइंडली शेयर कर दीजिएगा. जी ठीक है. Because now we have did the topic, we are covering those follow-up questions, na? So normally the four or five follow-up questions are asked. Normally they are 4 questions. So just take every question as an opportunity. ये वाला yes. नहीं अभी तो इससे थोड़ा सा ऊपर. ऊपर तो ये वाला पेज 13 अभी तो पेज नंबर 13. ठीक है, ये 12 इससे थोड़ा सा नीचे. Just come down. I'm talking about 13. 13. ये अच्छा. Yes, this is the question I'm talking about. ये follow-up. Can you see the follow-up written? Na? So they will be asking, okay, are kids happier than adults? Why? So yes, I believe most people are happier during their childhood, and it's because of the same reason. They don't have to face the responsibilities and stress of adult life. Now here comes the importance of the vocabulary. Look at what the word is using. The responsibilities and stress of adult life. So you can use a very simple word because at that time they have no challenges, they are free of everything. You can use it, but that will not bring a good band. To get that good band, you have to use the word. They don't have to face the responsibilities and stress of adult life. Now, the third question they can ask you from this topic, I'm particularly talking about, why do people still remember many of their friends from primary school? I think it's because of the amount of time we spend with them. We never spend as much time with friends during adulthood because of work and family responsibilities. Also because we all like to recall about our childhood, and childhood friends are a big part of our childhood. Let's suppose this is the third question. Now you just focus on the vocabulary words I'm using. You can give a very simple answer, but that will not help you to bring a good band. Okay, number 4, he can ask you, because normally 4 questions are asked in this follow-up third part. He will be asking you, what kind of primary school teachers impress students? Now they can ask, I think primary school teachers need to be patient and understanding. All children are different in different ways. For example, some have a difficult time reading but are good at math. Teachers need to be able to understand these differences and have the patience to be able to guide students at their own speed. This is especially important at early ages because children are not mature enough to explain their problems to teachers. So teachers need to be smart enough to understand the problem which are not even told to them by the students. So this is normally we come to the end of the part number 3. This is known as the follow-up questions. So we try to cover all the 3 parts of the IELTS speaking, because normally we have 4 IELTS sections. One was your speaking, then it was writing, listening, speaking, and today we have just picked one out of those 4. That is IELTS speaking. IELTS speaking told you there are 3 sessions. One is introduction. Second, which topic is given to you, you have to speak, and third is a follow-up question. So these are the 3, and that is it from my side. I tried to explain it. Now just last thing before I finish. The tip is for them to improve their vocabulary, to improve their pronunciation. What you can do for your vocabulary, try to learn the new words, then try to memorize them and try to practice them, how to use them in different situations. So it is going to be very important. And try to speak English as much as you can with any of your friends, teacher, wherever you find opportunity. And then try to listen English as much as you can. That is also very, very beneficial. So YouTube can be very handy. The English movies, the BBC news, they can come out to be very handy in this regard. So you have to use all those different mediums or different sources, whatever present to you. Try to use them. I don't see any reason why you can't improve. I think 1 month is more than enough, because I'm talking about entire IELTS package. And inshallah, in the next session, we'll be discussing about the IELTS different other sections as well. When we talk about the IELTS listening, then the reading, and then the writing. So in the entire package, at least you need a 1 month. If you have time, if you want to give the IELTS now, I think that's the biggest mistake normally people made is that
when they have just need IELTS and then they start to prepare it, because you knew that now you know very well in advance that I have to give the IELTS papers. Try to practice that early. Another thing is, I want to just say that try to make the IELTS your habit. Try to be speaking. I think speaking is something. If somebody is good in speaking, he is good in speaking. If somebody is bad in speaking, he need to work extremely hard into it. So the point is, the more you will take interest into it, the better bands you will get. So that is it, Habib sir, from my side. You would like to ask anything before we close the session? मुझे हैबिट्स की आपने बात की और वोकैबुलरी, इसमें मैं एक सजेस्ट करूंगा और आप भी कोई इसमें ऐड करना चाहें कि भी इंग्लिश आपने न्यूज़ तो देखनी है. अब मैंने डॉन न्यूज़, आप बजाय इसके उर्दू वाला देखें तो आप डॉन न्यूज़ शुरू कर दें इंग्लिश वाला, और उसके बाद फिर आपने उसके अंदर एडिटोरियल और वो भी कुछ कहते हैं लोग, और इंटरनेशनल सिनेरियो भी, और उसके बाद फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फाइनेंशियल टाइम है, द गार्डियंस हैं, इतने मतलब इंग्लिश के सारे हैं, उसमें वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव होती है. और उसके बाद फिर BBC है, आप इंग्लिश, और मतलब सारी न्यूज़ ही आप, यानी अपनी हैबिट, जो मलिक साहब ने कहा ना, हैबिट का मतलब आप अपने सारी चीजें जो आप डेली करते हैं उर्दू में करते हैं, सारी इंग्लिश में कर दें, इंग्लिश प्लेटफॉर्म यूज करें. एब्सोल्युटली भी साहब, आपने तो बड़े नाम लिए हैं. अगर मैं सबको छोड़ के, अगर हम ये डॉन जिस तरह पाकिस्तान में सुन रहे हैं, या ऑनलाइन भी आप चीजें ये देखना सुनना शुरू कर दें, गार्डियन की बात की है भी साहब, वोकैबुलरी तो आपकी ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी. एवरी टाइम यू विल लर्निंग सम न्यू वर्ड्स. और आप देखें ना, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंस यही, आप राइटिंग के वर्ड लिखेंगे बीच में भी साहब, वो दैट विल टेक टू यू न्यू लेवल, और आपका बैंड बहुत इंप्रूव हो सकता है. Then if you use those words in IELTS speaking, again that can impress your examiner a lot. You can get a very good bands. The more you will read, आपको sentence structure का proper अंदाजा होगा. जब आप ये पढ़ेंगे, अपने गार्डियन की बात की, रीडिंग की बात की, आपने BBC न्यूज, उसको अगर लिसनिंग की बात करें, अगर मैं ये डॉन और ये गार्डियन और यू नेम इट, डिफरेंट मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन पढ़ेंगे, तो दैट कैन इम्प्रूव अ लॉट. और इसका मेरे ख्याल है आपकी आइल्स राइटिंग में भी बड़ा अच्छा फर्क पड़ेगा. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट आइल्स राइटिंग, तो वहां पे भी हम यही कहेंगे यार कि यू हैव टू यूज अ गुड वोकैबुलरी वर्ड्स, पावरफुल वोकैबुलरी, सिंपल वर्ड्स नहीं होने चाहिए. तो हबीब साहब, आई थिंक दिस रीडिंग हैबिट, और जिन लोगों की रीडिंग हैबिट बचपन से होती है, वो स्टोरी नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें मेरा ख्याल है कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, खास तौर पे वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, अपने आइडियाज को वर्ड्स की शक्ल देने में, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी वेरी फेमिलियर विद दोस थिंग्स, क्योंकि वो इतना पढ़ के बाय डिफॉल्ट वो चीजें उनके अंदर बिल्डअप हो जाती है. ये बड़ा अच्छा इन्होंने मलिक साहब ने नॉवेल्स का बताया कि बच्चों को हैबिट्स डाल दें अभी से नॉवल पढ़ने की, बल्कि उनको इंसेंटिव दें कि एक नॉवल पढ़ें, और वो आपको ब्रीफ करें, उसको आपको 500-1000 रुपया उसको एक नॉवल पढ़ने का दें, ताकि जो है ना वो इसको उसमें हैबिट में चले जाएं. बच्चों को हैबिट डालने का ये तरीका है. और दूसरा मलिक साहब, इसमें इमोशंस कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप स्पीक कर रहे हैं उधर और बड़े इमोशन से बात कर रहे हैं और ये इस तरह हाथ पाँव मार रहे हैं, तो मतलब उसमें भी कोई कंट्रीब्यूशन है उसकी उसमें बैंड में, या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं? नहीं अभी साहब, उसमें नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है. आप इमोशनल हो जाते हैं अभी साहब, मैं समझता हूँ इमोशनल तो आपके लिए खुद आसानी होगी. जितना आप अपने आप को नेचुरल इमोशनल करेंगे, तो देयर इज एवरी चांस दैट अ गुड वोकैबुलरी वर्ड विल कम आउट ऑफ दैट. लेकिन अगर आप ये कहेंगे एग्जामिनर पे कोई इसका इंप्रेशन पड़ेगा, डेफिनेटली एग्जाम, क्योंकि अभी साहब जब आप बोल रहे होते हैं तो दैट थिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड एज वेल. अगर लेट्स सपोज आपका फेस टू फेस स्पीकिंग हो रहा है, तो अभी साहब मैं आपसे भी स्पीकिंग ले रहा हूँ, तो लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग जाएगी, फिर कोई और भी उसको एग्जामिन करेगा, तो फिर वो चीजें तो वैसे ही मिनिमाइज हो जाएंगी उसके अंदर ना. आपका ये जो बॉडी एक्सप्रेशन जब वो बंदा सकेगा, उसके सामने तो आपकी ऑडियो होगी. तो अभी तो इसमें उसका ज्यादा नहीं है, इसमें वोकैबुलरी वर्ड्स, और अभी तो कोई बहुत ज्यादा जज्बाती और इमोशनल होने की जरूरत नहीं है. वी आर यूजिंग द राइट वर्ड्स और फ्लुएंट हैं, अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर टू द टॉपिक, तो आई डोंट सी देयर इज एनी रीजन व्हाई यू कांट गेट अ गुड बैंड स्कोर. ठीक है. अच्छा मलिक साहब, इसके अंदर नर्व्स पे काबू करना ड्यूरिंग द टेस्ट, इसको मैनेज करने का कोई आप स्ट्रेटजीज रिकमेंड करेंगे? और इसी तरह जो है ना कैंडिडेट्स जो है ना वो क्वेश्चन जो उनको नहीं आते उनको हैंडल वो किस तरह करें इफेक्टिवली, और फिर टाइम को कैसे मैनेज करें डिफरेंट मतलब स्पीकिंग पार्ट्स के अंदर? अभी सब दैट्स अ वेरी गुड. 3-4 चीजें आपने पूछ ली हैं. ये सब मैं पहले थोड़ा ना टाइम मैनेजमेंट की बात कर लूँ. आपने टाइम मैनेजमेंट कहीं भी नहीं करना होता आइल्ट्स स्पीकिंग के अंदर, सिर्फ आपने टॉप उसके अंदर पार्ट 2 के अंदर टाइम मैनेजमेंट करना होता है. दैट इज अगेन जहां पे आपने स्पीकिंग करनी है, ये टॉपिक दिया होगा साहब, उसमें आपको एडवाइस ये किया जाता है कि 1 मिनट है, आप पहले टॉपिक के बारे में लिख लें, और द नेक्स्ट 2 मिनट्स यू आर स्पीकिंग. तो यू हैव टू बी वरीड अबाउट दैट 1 मिनट जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज 1 मिनट के बाद फौरन कहेंगे ओके योर टाइम इज अप, should we start now or start speaking.
तो 1 मिनट वो तो टाइम आपने, मैं जिस तरह बताया कि आपको जो क्यू कार्ड दिया होगा 4 टॉपिक या 4 टॉपिक के आगे छोटे छोटे 2-2 पॉइंट्स लिख लें, क्योंकि रही बात आप पूरी कहानी तो नहीं लिखते, वो तो पूरा आपने खुद एक्सप्लेन करना है. देन अगेन व्हेन टॉपिक 2 मिनट्स, मैंने उस टाइम भी बताया था कि हबीब साहब इट्स अगेन बैंड मर्डर वाली बात हो जाएगी अगर आपने 2 मिनट पूरे नहीं बोले. अब द पॉइंट राइजेस, काफी स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे 2 मिनट हो गए हैं. तो अभी इट मेक्स अ सेंस, अगर आपने वो जो 4 पॉइंट लिखे हैं, हर पॉइंट के आगे आपने एक एक दो और जो तीसरा और चौथा पॉइंट होता है वो ओपन एंड पॉइंट होता है. तो आई ऑलवेज टोल्ड देम कि भाई आपने एक एक दो लाइनें बोलनी, पहले वाले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, थर्ड थोड़ा लंबा बोलिए, और चौथे को मैं एडवाइस करता हूँ कि आपको इतनी वोकैबुलरी होनी चाहिए कि अभी तक यू कैन टेक इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जब तक एग्जामिनर आपको ना रोके. जिस तरह आज वाला भी हम कर रहे हैं, इसके आखिरी पॉइंट था हाउ यू फील अबाउट हर या अबाउट हिम, वो जो आपकी पर्सनैलिटी की बात हो रही थी, हाउ यू फील अबाउट, इसका आंसर कोई यस और नो में तो नहीं है. हाउ यू फील यू कैन टेक इट एज लॉन्ग एज यू कैन. तो उसमें एडवाइस ये होता है कि अमूमन 2 मिनट बाद आपको रोक दे एग्जामिनर. लेकिन मुझे अगर ये डाउट हो रहा है कि मेरे सामने घड़ी तो मैं नहीं देख सकता, तो मुझे नहीं पता लग रहा 2 मिनट हुए या नहीं हुए, तो उसमें मैं एडवाइस करता हूँ कि यू कैन टेक इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जब तक एग्जामिनर आपको स्टॉप नहीं करता. ज्यादा बोलने का कोई नेगेटिव इंप्रेशन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. दूसरी बात आपने की जी इसके अंदर हबीब साहब के, जब मैं गया हूँ, या जाहिर सी बात, अब एक कैंडिडेट का अंदर स्पीकिंग टेस्ट हो रहा था, दूसरा कैंडिडेट बाहर बैठा होता है, और यकीन कीजिए वो बड़ा ही खतरनाक टाइम होता है कि जब एक कैंडिडेट निकलेगा, आई एम द नेक्स्ट वन, आई हैव टू गो इनसाइड, आपकी हार्ट बीट भी बहुत तेज हो जाएगी और आप हर तरीके से नर्वस भी हो जाएंगे, प्रेशर में भी आ जाएंगे. तो ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जी हाउ टू कंट्रोल दैट वन, क्योंकि अभी तो आई आस्क्ड यू क्वेश्चन, आप नर्वस हैं, प्रेशर में हैं, if you can't use a good vocabulary word, you have got a good sentence structure, तो they damn care कि आप नर्वस हैं या नहीं है. ये आपने खुद ही भी सब, इसका मेरे हिसाब में सिंपल हल है, the more you practice the less you will get nervous on the exam day. So it's very very important कि भाई आप मेक श्योर करें 8-10 मिनट जो मैंने आज सीक्वेंस गिनाया है, ये आप किसी से भी रिक्वेस्ट करें 8-10 मिनट रोज आपसे करें. और मेरा ख्याल है अगर आप आइल्स की नई तैयारी करें तो ऑलवेज एडवाइजेबल कि भाई 6 वीक से पहले तो कोई भी टेस्ट ना दे, एटलीस्ट टेक इट 6 वीक्स, उसकी तैयारी करके दे. और फिर अगर आपका जो भी एग्जामिनर टीचर आपको तैयारी करा रहे हैं, एंड ही फील, क्योंकि हम तैयारी कराते हैं हमें आइडिया हो जाता है कि यार हाउ मेनी बैंड्स ही कैन गेट, यू आस्क समबडी टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल टेक द IELTS स्पीकिंग एंड आई कैन टेल हिम कि भाई यू आर एट 6.5, यू कांट टच 7. और खास तौर पर ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो IELTS इमिग्रेशन कनाडा की खास तौर पर जो टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज यू नीड 7 ईच. भी सब आपका हर में 8 के बजाय हर बैंड में 9 आ गया, लेकिन एक में 6.5 आ गया, तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि दे रिक्वायर्ड 7 ईच. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हैव टू मेक श्योर इन एवरी बैंड, और खास तौर पे स्पीकिंग, हु आर गुड इन स्पीकिंग दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मेजॉरिटी जो स्ट्रगल करती है स्पीकिंग में, उनके लिए जरूर ये है कि गिव इट अ प्रॉपर टाइम, एक प्रॉपर टीचर ढूंढिए, या कम से कम कोई ऐसा आदमी जरूर ढूंढिए जिसके सामने आप बैठ के उसे कहें डू आस्क मी अ रेलेवेंट क्वेश्चन and then try to answer it. So that is another best strategy how you can minimize your all that tension and anxiety और वो चीजें build up now. The more you are prepared, the less you will be feeling all the heat on that exam day. अच्छा मल साहब, आपने कॉमन मिस्टेक्स और टिप्स की बात तो कर दी है, वैसे इसमें मजीद अगर ऐड करना चाहेंगे कोई सम कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स को प्रिवेंट करनी चाहिए हाई बैंड के लिए, और उसके अंदर फिर कुछ डोंट्स एंड डूज एंड डोंट्स को अगर समराइज कर दें आप IELTS स्पीकिंग में, और कैंडिडेट्स जो है ना वो ये कैसे बचे कि वो ऐसा साउंड ना करें कि वो रोबोटिक हैं या रिहर्स्ड हैं, यानी उधर लगे हुए हैं, बस वो एक रोबोट जिस तरह लगा होता है. तो मतलब इस तरह की चीजें आप किस तरह मैनेज करेंगे? भी सब मैं सबसे बड़ी एडवाइस दूंगा इसके अंदर. देखें अभी सब मैं आपको कहता हूँ जी, अभी हो रहे हैं हमारे पास 3-3:30, लेट्स सपोज ऑन द एग्जाम डे 4 बजे यू नीड टू बी देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल. सबसे बड़ी एंग्जाइटी या सबसे बड़ा जो एक आपका वो बैंड किल करता है ना, अब मैंने 4 बजे जाना है, अभी साहब आई हैव टू बी देयर एट 4, और मेरा अगर टाइम है 4 to 4:20, दे विल एडवाइज टू कम एट 3:45 या इवन एट 3:40. 4 से 4:20 मेरा टेस्ट है, 4:20 से 4:20 नेक्स्ट बंदा लाइनअप है, 4:40 to 4 आगे 5 o'clock नेक्स्ट बंदा लाइनअप है, 20 मिनट्स. इफ यू आर लेट, यू आर नॉट ऑन टाइम, तो अभी सब दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. तो आपका IELTS का टेस्ट मिस हो सकता है. दूसरी बात है अभी सब, अगर मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं जो बाहर से भागता भागता अंदर आके बैठूंगा आऊंगा,
तो अभी सर मेरा आधा टेस्ट तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज आई विल बी, मेरा टारगेट हो यार मैं बस किसी तरीके से पहुंच जाऊं टेस्ट के लिए। तो माय फर्स्ट एडवाइस इज ट्राई टू मेक श्योर कि आपका टेस्ट सेंटर कौन सा है, एक दिन पहले जरूर विजिट कर लें, जगह देख लें। ये ना हो कि आपका 5 बजे टेस्ट है और आप 4:30 आके टेस्ट सेंटर के बाहर वो गूगल मैप ने मुझे इधर कर दिया उधर कर रहा है और टेस्ट सेंटर ढूंढ रहे हैं। दैट इज अ बिग फैक्टर कि जो आपकी पूरी इसकी स्पीकिंग की प्रिपरेशन को, लेट्स सपोज 5 o'clock आप पहुंच भी गए हैं, आपकी हार्ट बीट तेज, इतना ज्यादा प्रॉब्लम, तो आपका पूरा आइल्स का टेस्ट को किल कर सकता है। यू मस्ट नो वेल इन एडवांस, क्योंकि बाकी 3 जो टेस्ट है वो तो एक ही सेंटर एक जगह, स्पीकिंग अलहदा होता है। तो आई विल एडवाइज यू कि पहले आपको पता होना चाहिए मेरा सेंटर कहाँ पे है, एक दिन वेल इन एडवांस देख लें और फिर टेस्ट शुरू से आधा घंटा पहले आप सेंटर पहुंचे हो, क्योंकि आपका 20 मिनट का टेस्ट है, फिर आप रिलैक्स होके बाहर, बिल्कुल जितने आप रिलैक्स होके जाएंगे देयर इज एवरी चांस दैट यू विल डू वंडर्स इन द टेस्ट। तो इसके अंदर भी डूज और डोंट की बात करें तो सबसे पहला तो मेरा ये डूज है कि भाई रीच वेल इन टाइम, यू नो वेयर द सेंटर इज, और डोंट्स में डोंट लीव इट टू द लास्ट मिनट, कल जाना है ना यार देख लेंगे कल किधर है, वो कल ट्रैफिक भी ब्लॉक हो सकती है, 2500 और मसले भी हो सकते हैं। तो डोंट लीव इट एवरीथिंग टू द लास्ट मिनट कि हम लास्ट मिनट में ही सारा कुछ कर लेंगे। तो दैट इज अ बिग फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स, जो कि आपके आइल्स का स्पीकिंग का बैंड किल कर सकता है, वो लास्ट मिनट की एंजाइटी और टेंशन एंड यू आर रनिंग हियर एंड देयर। तो ये मेरी सबसे बड़ी एडवाइस है। बाकी अभी सब डूज एंड डोंट्स में, अगर इफ सम वर्ड यू अटर रॉन्ग, गलत हो गया, डोंट बी पैनिक। अच्छा सा आपका फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। यू मेक अ मिस्टेक हो जाती है, तो डोंट ट्राई टू करेक्ट द प्रीवियस मिस्टेक को करेक्ट करने के चक्कर में आगे भी वो खराब कर दें। तो भाई देयर इज सम मिस्टेक डन, मूव फॉरवर्ड, ट्राई टू डू इट इवन बेटर। और उसका सिंपल हल यही होगा, द मोर यू हैव डन द प्रैक्टिस in those 6 weeks, 7 weeks, whatever the time you are preparing for that. If you have done a good practice, you are spending 8 to 10 minutes daily on your speaking test, you are listening, और भी हमने जिस तरह बात की थी कि आप अच्छे, क्योंकि अभी सब ये जो IELTS स्पीकिंग है ये भी पूरे IELTS के पैकेज के अंदर आता है। जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे वो जर्नल्स की, डॉन न्यूज़पेपर हो गया, गार्डियन हो गया, आप पढ़ेंगे, मेरे वोकैबुलरी का अच्छा वर्ड आता है, मैं स्पीकिंग में भी यूज करूंगा, मैं उसको अपनी राइटिंग के अंदर भी यूज करूंगा, और वहां से मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मैं अपने बड़े अच्छे देख सकता हूँ। ये मेरा ख्याल है जब हम आइल्स राइटिंग में प्रॉपर क्लास करेंगे, फिर हम वो पैराग्राफिंग में बात करेंगे, हाउ टू स्टार्ट द पैराग्राफ, हाउ टू कनेक्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ विद द प्रीवियस पैराग्राफ, कनेक्टर्स क्या होते हैं, हाउ टू यूज द पंक्चुएशन, ये उन चीजों पे आगे जाके हम जब आइल्स राइटिंग में करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 और वो डिफरेंट एसेज को जब डिस्कस करेंगे, वहां जाके हम ये सारी बातें उसमें जाके करेंगे। बट फॉर टाइम बीइंग ये जो आइल्स स्पीकिंग की बात है, तो सो इंपॉर्टेंट दैट यू प्रोनाउंस द वर्ड प्रॉपर्ली, you use a high range vocabulary word, don't repeat the word, that is also band killer। मैं एक ही वर्ड को बार बार आता उसी को रिपीट की जा रहा हूँ, don't repeat, try to use a new word, try to use the synonyms of that word instead of repeating that word, so it's so important। अच्छा मल साहब, इसके अंदर एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि इसके अंदर अगर आपने रिसोर्सेज और प्रैक्टिस की आपने बात तो कर दी है, अगर कुछ और मजीद ऐड करना चाहें कि भाई लोग कैसे ये कंफर्म करेंगे वो मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो फीडबैक लें आप, और कैसे कौन से बेहतर तरीके हैं कि ये फीडबैक वो ले सकते हैं कि भाई उनसे मतलब उनको पता होगा यार अब मैं 7 पे पहुंच गया हूँ, 7.5 आ जाएगा, मतलब इस हवाले से। सर असल बात ये है कि जो आइल्स राइटिंग है वो थोड़ा टेक्निकल है, एवरीबडी कांट गिव यू द प्रॉपर फीडबैक ऑन दैट। वो जिसको आइल्स का पता है, स्कोरिंग क्राइटेरिया पता है, वही उसके ऊपर फीडबैक दे सकता है। तो अभी सब हर किसी से फीडबैक लेना भी मुनासिब नहीं है। जो आइल्स राइटिंग को समझता है, बैंड किस तरह आते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया, वो आपको अच्छा फीडबैक ही दे सकता है। आइल्स स्पीकिंग में थोड़ा सा अभी सब, अगर आप आइल्स स्पीकिंग में जानते हैं, आपको पता लग जाएगा यार ये वर्ड प्रोनाउंस गलत कर रहा है, या इसकी वोकैबुलरी की लिस्ट थोड़ी वो अच्छी नहीं है। तो अभी साहब आप जहां कहीं भी रहते हैं, जो भी आपका आइल्स का अच्छा टीचर आपको इर्द गिर्द में अवेलेबल हो, तो ट्राई टू कॉन्टेक्ट हिम फॉर आइल्स राइटिंग। लेट मी टेल यू, वो एक ट्रिकी है आइल्स राइटिंग। टू बी ऑनेस्ट, आइल्स लिसनिंग और आइल्स रीडिंग में भी हम कर देंगे, उसमें भी काम हो जाता है, बट आइल्स राइटिंग इज अ बिट ट्रिकी, उसमें इतनी आसानी से नहीं होता। और आइल्स स्पीकिंग के अंदर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छी रेंज के वर्ड वोकैबुलरी के यूज कर रहे हैं, अच्छी वोकैबुलरी है, वर्ड यूज कर रहे हैं, और प्रोनाउंसिएशन के अंदर कोई आपकी मिस्टेक नहीं है, वो यूज हो रहे हैं, आई थिंक दैट्स गुड इनफ, यू कैन मेक इट। अब प्रॉब्लम अभी साहब ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी फ्लुएंसी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी नहीं है, वोकैबुलरी भी कोई हाई रेंज की नहीं है, देन दे नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प।
तो उनके लिए मेरी जरूर एडवाइस होगी कि फिर वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अपने दाएं बाएं जो भी कोई अवेलेबल टीचर हो, क्योंकि आइल्स स्पीकिंग इतना टेक्निकल नहीं है, वो किसी के साथ भी आप लग जाएंगे, टीचर से इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल आइल्स स्पीकिंग का प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपको यू नीड एन अपॉर्चुनिटी मोर टू स्पीक। लेकिन आइल्स राइटिंग जो उसमें जाएंगे, जब आगे जाके बात करेंगे, जब हम उसको मॉड्यूल डिस्कस, दैट इज अ बिट टेक्निकल, यू कांट गो टू एवरीवन ना, तो आइल्स स्पेशल ही लोगों के जो उसको समझते हैं उनके पास ही मैं जाना एडवाइस करूंगा। लेकिन आई थिंक आइल्स स्पीकिंग वो तो जिसकी थोड़ी भी अंग्रेजी अच्छी है वो आपको बता देगा यार कि आप फ्लुएंट नहीं है, यहाँ पे ये प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आप टू द पॉइंट नहीं बोल रहे, तो उन चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अच्छा मतलब साहब, इसके अंदर पर्सनल इंसाइट्स के हवाले से मैं आपसे पूछूंगा, एक तो सक्सेस स्टोरीज आपने कुछ शेयर भी की हैं जिनको आपने गाइड किया और उन्होंने हाई बैंड किया, इसमें कुछ और मजीद ऐड करना चाहिए, और दूसरा आपकी ओपिनियन में सबसे बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या है आइल्ट्स स्पीकिंग टेस्ट के हवाले से? हबीब साहब, मेरा ख्याल है जो मैंने बच्चों को गाइड किया है जिन्होंने अच्छे बैंड स्कोर किए हैं, हबीब साहब, द बिगेस्ट थिंग इज आपने टाइम देना है। द बिगेस्ट थिंग इज आपने टाइम देना है, एंड दैट इज टू क्वालिटी टाइम देना है, और किसी अच्छे टीचर के साथ दे सकते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आपने एक टाइम देना है, डेली टाइम देना है, और एक अच्छे टीचर के साथ टाइम दें, तो अभी से मैं फिर कहूंगा उसका कोई फिर नेमल बदल नहीं है। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू इट वेरी इजीली। मुझे आप एक बात बताएं, मैं एक एकेडमी जाता हूँ, वहाँ 80 की स्ट्रेंथ है, 70, 80, 60 की स्ट्रेंथ बैठी है, एक टीचर आइल्ट्स स्पीकिंग करवाने वाला है। आप मुझे बताएं ना जी कि अब हमने भी एकेडमीज पढ़ाई हैं, मुझे बताएं मेरे सामने 80 स्टूडेंट बैठा है, मैं 1 घंटा होता है हमारे पास आइल्ट्स स्पीकिंग के लिए। अब मैं उसमें क्या करते थे, ये एकेडमी में 4 लड़के या 6 या इवन 10 या 12 लड़के भी पिक कर लें आप, तो हर लड़के को आप 4-4 मिनट दे दें, 5-5, तो 2 मिनट तो आइल्ट्स स्पीकिंग का ही है। वो 80-70 की क्लास है, तो मुझे बताएं तो उसका हफ्ते में 1 घंटा 4 दिन बेसिकली वो क्लास होती थी, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। आप एकेडमी पे उस पर आप वो चीजें सीख सकते हैं, पॉइंट ले सकते हैं मेन, बट point only taking point is not enough, you have to apply those points as well। और अप्लाई करने के लिए अभी तो फिर वो इंग्लिश स्पीकिंग बोलना बड़ा जरूरी है। मेरी एडवाइस होगी, ट्राई टू गेट इट सम पर्सनल कोचिंग इसके अंदर जरूर थोड़ी लेने की कोशिश करें। यू नीड समबडी जो आपके साथ बोले, बिकॉज मैं एकेडमी गया हूँ, 80 की स्ट्रेंथ है मेरी, आज बारी मेरी 6 दिन बाद बारी आएगी, वो 4 बोल रहे हैं, आप साइड पे बैठे हैं, वो अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, टीचर दो गलतियों की पॉइंट आउट कर रहा होगा, बट उसके लिए फिर आपको भी बड़ा कंसंट्रेशन। लेकिन बेहतरीन यही है कि यार 1-to-1 कोई बंदा आपके साथ हो जो रोज एटलीस्ट आपको टाइम दे और आप बोले। दैट विल बी द माय बिगेस्ट एडवाइस हर सेशन के अंदर। एकेडमीज में आप जरूर जाएं, बड़ी अच्छी चीजें मिलेंगी। देन अगेन एकेडमी टू एकेडमी वेरी करता है, लेकिन अगेन हबीब साहब अगेन दैट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करता है। अब सारी एडवाइस मशवरा हर बच्चे के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है किसी की इंग्लिश ऑलरेडी इतनी अच्छी है, वो एकेडमी जाके थोड़ी टिप्स लेके वो कर ले, थ्रू हो जाए, एक बच्चा जाके वो पूरा करके वो ना कर सके, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर वो कोई हमसे राब्ता करके कोई अपनी पोजीशन बता के हमें बता सकता है कि सर व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, तो फिर मेरा ख्याल है वो 1-to-1 गाइडेंस या उसकी काउंसलिंग करना ज्यादा आसान हो जाएगा। पर निस्बत के मैं एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो हर बच्चे पे ही है। हम समबडी इज कमिंग फ्रॉम OA लेवल बैकग्राउंड, जिनकी आइल्ट्स राइटिंग वैसे अच्छी है, इंग्लिश स्पीकिंग हो, समबडी इज डिबेटर स्पीकर, उसकी तो इंग्लिश वैसे अच्छी है, चीजें उसे थोड़ी सी वोकैबुलरी के वर्ड सही डाल दें, थोड़ा करना है, ही विल बी थ्रू। लेकिन अब वही बात थ्रू नहीं होगी किसी दूसरे बच्चे के लिए, इज वेरी शाय, बोलता बहुत कम है, इंग्लिश बोलने की एनवायरनमेंट नहीं है, मौका नहीं मिलता, तो डेफिनेटली ही विल स्ट्रगल। सो इसमें एक हार्ड एंड फास्ट रूल, सबके लिए एक रूल देना, अभी सर दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इफ समबडी वांट टू गेट अ पर्सनल एडवाइस तो वो जरूर हमसे राब्ता करके तो हम उसे कोई बेहतर एडवाइस इंशाल्लाह दे दें। जी, तो एडवाइस के हवाले से आप हर एक स्ट्रेटजी डिफरेंट अपने अपने बच्चे पे कौन सी अप्लाई होगी, तो ये मलिक साहब का नंबर है, इस आखिर में मैं शेयर कर दूंगा, दरमियान भी मैंने शेयर किया था, तो रब्ता कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये जो वेबसाइट थी दोबारा रिपीट कर दूँ, bbc.com है, इसको आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अल जजीरा है, आप इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ भी लिंक रहेंगे, और इसके साथ भी डॉन है हमारा लोकल, don.com पे रहें, और इधर ई पेपर में चले जाएं, और ई पेपर आप इसमें जो है ना वो ई पेपर जो डॉन के हैं वो भी आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ई पेपर। और वो मैं ई पेपर का भी इसको अगर शेयर करूं डायरेक्ट, यानी जिस तरह आपका अखबार आता है उसी तरह आप ई पेपर जो है वो चेक कर सकते हैं, जिस तरह ये अभी तो मैं इसमें ऐड कर दूं, अगर आप रोज ये अखबार और ये चीजें पढ़ना शुरू कर देंगे तो यू आफ्टर आप खुद देखिएगा 15-20 दिन 15 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी पूरी स्पीकिंग ही चेंज हो गई है। आप वो ऐसे वर्ड्स उसके अंदर यूज करना, राइटिंग पूरी चेंज हो गई है, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना समझ आना शुरू हो गया। दो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है,
रोज वो अखबार पढ़ना जो नहीं पढ़ते, ये आदत डालना जरा मुश्किल काम है, बट लेट मी अश्योर यू दिस इज अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग एक्टिविटी इफ यू एबल टू डू दैट। जी, और इसके बाद मलिक साहब ने ये जो फाइनेंशियल टाइम्स हैं या जो बिज़नेस के लोग हैं वो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन भी लें और साथ-साथ इंग्लिश इंप्रूव करें। फाइनेंशियल टाइम है और बिज़नेस के हवाले से बिज़नेस प्लान करते हैं, द गार्डियन, ये इस हवाले से ये वेबसाइट, इस पे आप करें। और उसके बाद फिर यूके की बीबीसी की वेबसाइट है लर्निंग इंग्लिश, bbc.com/learningenglish, उसमें आप छोटी-छोटी 5 मिनट की स्टोरीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ना उसमें अपनी अब जो मलिक साहब ने एक बात बताई कि हैबिट्स बनाएं, तो ये आप उसको अपनी हैबिट में डाल लें कि आपने उर्दू का जो देखना है बीबीसी, तो वो आप इस पे आ जाए। तो मतलब ये तरीका है। और थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, द नंबर इज ऑलरेडी शेयर्ड ऑन स्क्रीन, so you can contact directly with Malik Saab, and we will come up with the next. Habib sir, it is always pleasure to talk to you। और आप जिस तरह का ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, हर हफ्ते एक डिफरेंट आप इश्यूज के ऊपर आते हैं, और खास तौर पे आपका जो टारगेट है वो यूथ है कि आप उनको एक हर डिफरेंट स्किल से चाह रहे हैं कि वो अपने आप के अंदर डिफरेंट स्किल्स लाएं और बाहर निकल कर ना सिर्फ अपने लिए एक अच्छा रोजगार जनरेट करें बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छे फ्यूचर में अपना रोल प्ले करें। तो वीर थैंक यू वेरी मच, जो आप काम कर रहे हैं जारी रखिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल फ्यूचर एंडेवर्स, एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you Malik Saab, thank you very much. Allah Hafiz, thank you.